मोस्ट वेलकम इन योर ओन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल 6 डायमेंशन SDP। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का साइंस कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर साइंस जिसका हमारा यहाँ पर इस का चैप्टर 2 और पार्ट 1 हम लेकर चलेंगे। हेडिंग नंबर 41 to 50 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हेडिंग नंबर 41 हमारा है सब्सटेंस, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग सब्सटेंस। देख लेते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर्स के बारे में स्टडी किया है और हम सब्सटेंस देखेंगे। अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ सब्सटेंसेस। यानी जो मैटर पढ़ा हमने उसकी जो प्योर फॉर्म होगी वो यहाँ पर मैटर की जो प्योर फॉर्म होगी वो यहाँ पर सब्सटेंस होगी। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। यानी जो हमारा जो सब्सटेंसेस है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। यानी कोई भी फिजिकल प्रोसेस आसानी से हम अलग कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है, या फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम है, या आयरन है। इस तरह के ये सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ पर ये सब्सटेंस का काम करेंगे। प्योर फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है यहाँ पर मैटर की। इसलिए नाउ हेडिंग नंबर 42 मिक्सचर। अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं। अब मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, यानी मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा इसमें सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर में। एलिमेंट्स एंड और कंपाउंड, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशो में, किसी भी अनुपात में ये मिक्स हो सकते हैं यहाँ पर मिक्सचर में। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉइल मिट्टी होती है, साल्ट है या वाटर है, ये किसी भी यहाँ पर प्रोपोर्शन में हो सकते हैं और यहाँ पर ये मिक्सचर रहेगा। नाउ हेडिंग नंबर 43 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? A mixture which has uniform composition. Uniform composition is called homogeneous mixture or solution. For example, salt in water. जैसे वाटर में हम साल्ट को डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये जो मिक्सचर बनेगा यहाँ पर ये होमोजेनस मिक्सचर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। होमोजेनस मिक्सचर के बाद हम देख लेते हैं दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है? A mixture which has no uniform composition. नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल वाटर इन ऑयल, यानी ये इसकी जो कंपोजिशन होती है वह नॉन यूनिफॉर्म होती है हेटर की। और यहाँ पर नाउ हेडिंग नंबर 44 डिफरेंस बिटवीन, हम दोनों में डिफरेंस देखें। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, यानी दोनों मिक्सचर जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं होमो और हेटर, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है, दोनों में अंतर देखेंगे क्या है। तो इधर हम टेबल बना लेते हैं होमो और इधर हेटर। तो फर्स्ट क्या है हमारा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी होमो का जो है फर्स्ट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन हम यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फॉर हेटर, यहाँ पे हेटर जेनस की जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है हमारा कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, यानी फिल्ट्रेशन मेथड से इसके जो कंपोनेंट उनको हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, और इसके हम कर सकते हैं। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड यहाँ पर किया सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर डिफरेंस का है। अ सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर, यानी जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर में आता है। और इधर सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन होता है वो यहाँ पर हेटेरोजेनस मिक्सचर में आता है। नाउ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि होमो के कौन कौन से एग्जांपल यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, पानी के में आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व कीजिए तो ये भी होमो होगा। साल्ट इन वाटर, इसी तरह ये होगा। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, ये इस तरह के जो है हमारे होमोजेनस के एग्जांपल रहेंगे। इसी तरह पर देख लेते हैं हेटर में सैंड एंड साल्ट, सैंड का, रेत का, और साल्ट नमक का जो हमारा जो मिक्सचर होगा दैट। शुगर एंड साल्ट, शुगर और साल्ट को लेंगे वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा। यानी ये हमने देखे कि 4 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे, दोनों में डिफरेंस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ हेडिंग नंबर 45 सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन क्या होता है देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of two or more substances का जो मिक्सचर होगा। The major component of a solution is called the solvent and the minor the solute। यानी यहाँ पर बताया गया कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर ही होता है। इसमें क्या होता है? 2 और मोर सब्सटेंस मिलते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे टी होती है, चाय होती है, चाय में कई कंपोनेंट, कई आपके पार्ट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं इसमें मिले हुए। तो इसी तरह वो एक सॉल्यूशन है। और इसमें कहा गया द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वो यहाँ पर सोलवेंट कहलाता है। चाय में जो वाटर होता है वो सोलवेंट होता है। एंड द माइनर द सोल्यूट, और जो सबसे कम होता है वो सोल्यूट होता है। जैसे उसमें टी लीफ होती हैं, सबसे कम होती है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सी वाटर, सी वाटर और सोडा वाटर आर सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन यहाँ पर। जैसे हम करते हैं कि नींबू पानी बना लेते हैं तो ये भी एक तरह से, या नमक का पानी घोल पानी बना लेते हैं तो ये भी हमारा सॉल्यूशन है।
नाउ हेडिंग नंबर 46 टेस्ट फॉर मेकिंग टी। डियर स्टूडेंट, आप चाय तो सभी जानते हैं, चाय बनाना भी जानते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि चाय बनाने के क्या स्टेप है, हमें चाय कैसे कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो स्टेप देख लेते हैं क्या स्टेप होते हैं। एक सम अमाउंट ऑफ सोलवेंट, यानी सबसे पहले हमें सोलवेंट लेना है जो यहाँ पर वाटर हो सकता है। वाटर होता है इन ए पैन, यानी एक बर्तन में। यहाँ पर हम यहाँ पर ये पैन ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह का बर्तन ले लेते हैं हम। ये पैन है यहाँ पर, इसमें और इसमें हम वाटर ले लेते हैं जो सोलवेंट का काम करता है। एंड आफ्टर हीटिंग इट, अब इसको हम हीट करते हैं यहाँ पर। आफ्टर हीटिंग इट एड लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और उसमें सोल्यूट यानी शुगर मिलाते हैं। शुगर यहाँ पर मिलाते हैं जो एक सोल्यूट का काम करेगी। टू द सोलवेंट solute will dissolve completely in the solvent forming true solution। यहाँ पर जो सोल्यूट है, हमारा जो शुगर है, चीनी है, वो यहाँ पर पूरी तरह डिसोल्व हो जाएगी, पूरी तरह यहाँ पर घुल जाएगी। देन ऐड टी लीव्स, तब यहाँ पर टी लीव्स जिसको हम चाय की पत्ती बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। दैट आर इनसोल्यूबल अलोंग विद अनदर सोल्यूबल लिक्विड, जो किसी और लिक्विड में यहाँ पर इनसोल्यूबल होती है, घुलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिसको उबाला गया है सोल्यूबल लिक्विड विद अनदर सोल्यूबल लिक्विड मिल्क। ठीक है जी। आफ्टर बॉइलिंग अलाउ फिल्ट्रेशन विद अ सीव, जब ये उबल जाएगी, फिल्टर करेंगे उसको, उसके बाद में बॉयल होने के बाद इसको सीव यानी एक छन्नी होती है, उससे हम इसको यहाँ पर छानेंगे। सो द फिल्ट्रेट यू ऑब्टेन इज टी, यानी जो फिल्ट्रेट करने के बाद जो आएगी, छानने के बाद जाएगी, वो आपको टी मिल जाएगी, वो ही हमारी टी कहलाती है। वाइल द रेजिड्यू हैज टी लीव्स दैट आर थ्रोन अवे, जो हमारा बचता है मटेरियल वो यहाँ पर रेजिड्यू होता है, जो वो टी लीव जो पत्ती बच जाती हैं, वो उसको हम थ्रोन अवे, इसको हम फेंक देते हैं। ये तो देखा डियर स्टूडेंट आपने, ये चाय बनाने के यहाँ पर स्टेप थे। और नाउ हेडिंग नंबर 47 सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक हम ले लेते हैं वाटर 100 ml, और हम इसमें शुगर चीनी को डिसोल्व करते जाते हैं, उसको घोलते जाते हैं, तो ये घुलता जाएगा। अब देखते हैं, इट इज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता है इन विच नो मोर solute particles, no more solute particles can be dissolved at a particular temperature, यानी जो भी एक टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर, उस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लिया फॉर एग्जांपल हमने 10 ग्राम शुगर इसमें ऐड की, तो हमने इसको डिसोल्व किया, घुल गई। उसके बाद अगर हम इसमें और शुगर डालेंगे तो वो नहीं इसमें घुल पाएगी, यानी एक ऐसी कंडीशन आएगी। फॉर एग्जांपल हमने पहले 1 ग्राम इसमें डिसोल्व किया, फिर 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम बढ़ाते गए। ये तो एक कंडीशन ऐसी मिलती है हमें डियर स्टूडेंट कि उसके बाद अब इसमें शुगर चीनी घुलना बंद हो जाएगी, नहीं घुलेगी। तो वो ही कंडीशन हमारी, उसी कंडीशन में जब नहीं घुलेगी, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा हमारा, वही हमारे यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और नाउ 48 हेडिंग नंबर 48 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड इसका अपोजिट होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, जो सैचुरेटेड लेवल से कम होगा वो होगा, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम पर सैचुरेशन हमें मिलता है, तो इससे कम यानी 8, 5, 7, 1, 2 पे जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। यानी उसमें ये अभी उसमें गुंजाइश होती है कि इसमें और हम शुगर को या सोल्यूट को घोल सकते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड है। नाउ 49 सोल्यूबिलिटी, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट present in the saturated solution at related temperature is called its solubility। solubility देख लेते हैं यहाँ पर, हमने भी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा यहाँ पर कि 100 ml वाटर में हम 10 ग्राम शुगर को यहाँ पर डिसोल्व कर सकते हैं, तो ये तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जितना अमाउंट यहाँ पर डिसोल्व किया, ये इसकी सोल्यूबिलिटी, अगर 10 ग्राम है तो इस सॉल्यूशन की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो 10 ग्राम के हिसाब से आएगी, और अगर किसी सॉल्यूशन में 50 ग्राम डिसोल्व हो जाता है तो वो उसकी सोल्यूबिलिटी 50 ग्राम रहेगी। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि कुछ एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आंकिक प्रश्न भी आते हैं, जिनको हमें सोल्यूशन करना होता है। यहाँ पर भी एक आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने लिया है फॉर सोल्यूबिलिटी के लिए, जिसके लिए यहाँ पर एक डेटा टेबल गिवन है, यहाँ पर टेबल दी है। यहाँ पर सब्सटेंसेस डिसोल्व हैं, जो डिसोल्व होने हैं वो सब्सटेंस वाटर में इनको डिसोल्व करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इधर टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, 5 टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है, और सोल्यूबिलिटी भी यहाँ पर शो की गई है। सोल्यूबिलिटी शो की गई है यहाँ पर, यानी 100 ग्राम वाटर में यहाँ पर जितना ये सब्सटेंस डिसोल्व हो जाएंगे उसको अमाउंट ग्राम में यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर इसको लेंगे क्या है, ये है कि 100 ग्राम वाटर में 100 ml वाटर में, यहाँ पर 100 ml अगर वाटर हमारे पास है तो 21 ग्राम ये पोटेशियम नाइट्रेट उसमें डिसोल्व हो जाएगा एट 283
केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ पर ये टेबल पूरी गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये डाटा है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पर कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर देख लीजिए कि 350 ग्राम 313 यहाँ पर ये रहेगा, और यहाँ पर जो सब्सटेंस है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये टेम्परेचर तो ये वाली यहाँ पर अमाउंट रहेगा, ये यहाँ पर डेट में ये रहेगी 62। यानी यहाँ पर ये गिवन है कि अगर हम 100 ml वाटर लेते हैं तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का इस टेम्परेचर पर 62 ग्राम अमाउंट डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन उसने कोई क्वेश्चन में पूछा है कि 50 ग्राम ऑफ वाटर अगर हमारे पास है तो उसमें कितना डिजोल्व हो सकता है। तो 100 में 62 होगा तो 50 में कितना हो जाएगा, यानी हाफ हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 100 में 62 होता है तो 50 में निकाल लेते हैं कितना होगा, तो ये 31 ग्राम इसमें डिजोल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बी, a saturated solution of potassium chloride this in water at 353 Kelvin, 353 यानी this, and leaves the solution to cool at room temperature, और उसको रूम टेम्परेचर पर कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एट सोल्यूशन कूल, यानी क्या पर वहाँ पर होगा, यानी इसको हम यहाँ पर ले जाने के बाद उसको हम कूल करने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, तो उसके क्रिस्टल बनेंगे, यानी कूल होने के बाद उसके क्रिस्टल के फॉर्म में ये पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी गिवन है, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे उसने कहा कि फाइंड सोल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट, यानी जितने भी साल्ट यहाँ पर गिवन है सब्सटेंस सबकी हमें सोल्युबिलिटी यहाँ पर गिवन है, और उसने पूछी विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, यानी ये सारी यहाँ पर गिवन है, ये सब पूछी उसने। तो क्या हो गया हमारे 32, 36, 35 एंड 37, ये हमारे 293 केल्विन टेम्परेचर पर यहाँ पर ये सारी सोल्युबिलिटी है। और उन्होंने पूछा कि सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी, आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट इसमें 37 ये नजर आ रहे हैं। तो 37 यहाँ पर अमोनियम 37 किसकी है, ये देख लें 37 ये है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी यहाँ पर हाईएस्ट रहेगी। एक पॉइंट यहाँ पर डी और देख लेते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि डी में कि अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, तो जो सोल्युबिलिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो सीधे सी यहाँ पर है कि सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर की सीधी प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, और घटाएंगे तो घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 ml वाटर है, और अगर किसी टेम्परेचर पर हम यहाँ पर उसमें 50 ग्राम डिसोल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं, और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, तो हो सकता है इससे ज़्यादा यानी 55 ग्राम भी उसमें घुल सकता है। और अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर 50 भी नहीं डिसोल्व होगा, मान लें 40 ही इसमें डिसोल्व होगा, घुल पाएगा। यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा उसमें घुल सकता है सोल्यूट, और अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो फिर और कम घुलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सोल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। थैंक यू।